सभी को नमस्कार। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के तहत एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। इससे पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कहें या निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है वो करेंगे। भारत में चुनाव कराने वाली दो प्रमुख संस्थाएं हैं। एक का नाम है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और जो दूसरा है उसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल के जो चुनाव है उन चुनावों से संबंधित समस्त गतिविधियों का संचालन है वो करता है। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो अपने जो स्थानीय जो चुनाव होते हैं, स्थानीय निकायों को जो चुनाव होते हैं, वो चाहे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित चुनाव हो या नगरीय निकायों से संबंधित जो चुनाव हो, उनको कराने का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। तो राज्य निर्वाचन आयोग अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक, स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। इससे पहले अपने चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का आपस में किसी प्रकार का कोई संबंध है वो नहीं है। दोनों आयोगों का अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार है और दोनों को शक्तियां और अधिकार है वो भारत के संविधान के द्वारा है वो प्रदान की गई है। तो दोनों संस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र है, इनका आपस में किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक संबंध है वो नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भारत का निर्वाचन आयोग, या अपन कहें निर्वाचन आयोग, या बोलचाल की भाषा में इसको राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अपन अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) में जो शब्द है वो लिखा गया है निर्वाचन आयोग। तो जो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान के अंदर है वो किया गया है। अगर अपन निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद पूछते तो कौन सा है, अनुच्छेद 324(1) से लेकर अनुच्छेद 324(6) तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है वो किया गया है। लेकिन अगर अपन निर्वाचन से संबंधित अगर प्रावधानों की बात करें तो निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है उनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक है वो किया गया है। लेकिन निर्वाचन आयोग की अगर अपन विशेष रूप से बात करें तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324(1) से लेकर अनुच्छेद 324(6) तक है वो किया गया है। ठीक है, तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंदर किया गया है, इसलिए निर्वाचन आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय का मतलब है चुनाव आयोग के जो कार्य हैं उन कार्यों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त है वो रखा गया है। कहने का मतलब है जो सरकार है वो चुनाव आयोग के जो कार्य है उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग को जो अधिकार और जो शक्तियां हैं वो भारत के संविधान के द्वारा है वो दी गई है। अब अगर अपन निर्वाचन आयोग को विस्तृत रूप से अगर अपन पढ़ना चाहें तो इसके लिए अपने को दो ऐसे स्थान है जहां से इससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले अपने पढ़ लिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) से लेकर अनुच्छेद 324(6) तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनके लिए भारत की संसद ने अभी एक नया और कानून बनाया है और उस कानून का नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य
निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यविधि अधिनियम 2023। ठीक है। तो जो निर्वाचन जो आयोग है उससे संबंधित जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को विस्तृत रूप से समझने के लिए अपने को एक तो संविधान में उससे संबंधित जो भी अनुच्छेद दिए गए उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को भी अपन इस क्लास के माध्यम से पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित जो मुख्य मुख्य जो प्रावधान है उनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) से लेकर 324(6) तक है वो किया गया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसका इसमें उल्लेख है वो नहीं किया गया है। उन प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए भारत की संसद ने एक नया कानून बनाया है, उसका नाम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यविधि अधिनियम 2023 बनाया। और ये अधिनियम विधिवत रूप से 2 जनवरी 2024 को है वो लागू हुआ है। इससे पहले भारत की जो संसद है उसने एक और कानून बनाया था, और वो कानून बनाया था 1991 के अंदर। तो 1991 के अंदर भारत की संसद ने जो कानून बनाया था, उस कानून को इस कानून के माध्यम से क्या किया गया है, खारिज कर दिया गया। उसकी जगह एक नया कानून है वो बनाया गया। और नए कानून का अगर नाम पूछते हैं तो क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यविधि अधिनियम 2023। और ये जो कानून बना है वो विधिवत रूप से कब लागू हुआ, तो 2 जनवरी 2024 से ये कानून विधिवत रूप से है वो लागू किया गया है। अब अपन जो निर्वाचन आयोग है इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए क्या करेंगे, एक तो भारत के संविधान के अंदर इससे संबंधित जो भी प्रावधान उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत की संसद ने ये जो अधिनियम बनाया, ये जो कानून बनाया, इस कानून में जो जो प्रावधान दिए गए उनको भी विस्तृत रूप से है वो पढ़ने का प्रयास है वो करेंगे। तो हाल फिलहाल के अंदर आरपीएससी का जो परीक्षा जो पैटर्न है उसमें वो थोड़े मतलब जटिलतम प्रश्न है वो पूछ रहे हैं, या आरपीएससी ने अपना जो प्रश्न पूछने का जो अधिकार है या उसका जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने का प्रयास है वो किया है। तो अपन इस क्लास के माध्यम से भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी संवैधानिक जो प्रावधान है, यानी अनुच्छेद 324(1) से लेकर 6 तक जो प्रावधान दिए गए वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन या अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भारत की संसद ने 2023 के अंदर जो कानून बनाया और जो 2 जनवरी 2024 से जो लागू हुआ है, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए उसको भी अपन पढ़ने का है वो प्रयास करेंगे। ठीक है। इससे पहले पूछते हैं भारत की संसद ने कानून कब बनाया, तो 1991 के अंदर। 1991 में जो कानून बना था उस कानून को खारिज कर दिया गया और उसकी जगह एक नया कानून है वो वर्तमान में अस्तित्व में आया है। इस कानून में विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको विस्तृत रूप से स्पष्ट है वो किया गया है। इसके अलावा इनकी सेवा शर्तें क्या होगी इसको भी स्पष्ट किया गया है। इनका कार्यविधि मतलब इनका कार्यकाल वगैरह वो भी जो प्रावधान है उनका इस कानून के अंदर विस्तृत रूप से उल्लेख है वो किया गया है। सबसे पहले अपन निर्वाचन आयोग का एक सामान्य परिचय और इसकी स्थापना के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो भारत का जो संविधान है और उस भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख है वो किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि संसद, इसके अलावा विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव है उन चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग के गठन की अगर अपन बात करें और अगर अनुच्छेद पूछते तो कौन सा है, अनुच्छेद 324(1) और 324(1) में निर्वाचन आयोग के जो कार्य है उसका भी संक्षिप्त रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इसके गठन की बात का भी उल्लेख है वो अनुच्छेद 324(1) में है वो किया गया है।
ठीक है। अब देखो 324 के अंदर क्या लिखा गया है, संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, या संसद का मतलब है लोकसभा के जो चुनाव है उसको भी निर्वाचन आयोग करवाता है, और राज्यसभा के जो चुनाव है उसको भी निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। राज्य विधानमंडल का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनाव है उनको भी निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए जो चुनाव होते हैं उनको भी निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का, ये शब्द विशेष रूप से ध्यान रखें। पहला शब्द क्या है, अधीक्षण, दूसरा क्या है, निर्देशन, और तीसरा क्या है, नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसके लिए शब्द क्या लिखा गया है, निर्वाचन आयोग। यानी संविधान में जो मूल शब्द है वो क्या है, निर्वाचन आयोग है। अपन बोलचाल की भाषा में उसको भारत का निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के नाम से भी है वो जानते हैं, लेकिन संविधान में जो शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग शब्द का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 324(1) के अंदर इस शब्द का उल्लेख किया गया। अभी आरपीएससी का एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अंदर ये जो शब्दावली दी गई है ना, जैसे अधीक्षण शब्द लिख दिया उन्होंने, निर्देशन शब्द लिख दिया, नियंत्रण लिख दिया, और चौथा शब्द उन्होंने लिख दिया मार्गदर्शन, यानी कौन सा शब्द नहीं है, तो उसका उत्तर क्या था, मार्गदर्शन। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग किस प्रकार के एकदम बहुत गहराई से प्रश्न है वो पूछ रहे हैं। इनमें उन्होंने क्या किया, ये 3 शब्द लिख दिया, चौथा शब्द मार्गदर्शन डाल दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रत्येक जो अनुच्छेद है उसकी जो भाषा है उसको गहराई से समझने का प्रयास है वो करें। तो यहाँ सभी निर्वाचनों के संचालन का ये क्या करता है, अधीक्षण करता है, निर्देशन करता है, और क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये 3 शब्द है वो अनुच्छेद 324 के अंदर है वो दिए गए हैं। तो इसका उल्लेख भारत के संविधान के अंदर किया गया है, इसलिए कैसा आयोग है, संवैधानिक है। कैसा है, संवैधानिक है। इसके अलावा एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है, यानी सरकार इस आयोग के कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती, क्योंकि अनुच्छेद 324(1) की भाषा क्या कह रही है कि चाहे संसद के चुनाव हो, विधानमंडल के चुनाव हो, राष्ट्रपति के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हो, उनसे संबंधित चाहे निर्वाचक नामावली तैयार करने का काम हो या चुनाव का संचालन का जो काम हो, वो सब किसके द्वारा किया जाएगा, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग को शक्तियां और अधिकार कौन दे रहा है, भारत का संविधान दे रहा है, इसलिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त शासी निकाय है। अब अगर अपने इसकी स्थापना की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो की गई थी, और प्रति वर्ष अपन 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी है वो मनाते हैं। एक तो आपको अनुच्छेद याद रखना है कि 25 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद कौन सा है, 324(1), यानी संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का है वो गठन किया गया, और सुकुमार सेन को भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के रूप में है वो नियुक्त किया गया। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछते तो कौन है, सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछते तो कब की गई, तो 25 जनवरी 1950 को इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और अपन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब बनाते हैं, तो कब बनाते हैं, 25 जनवरी को प्रतिवर्ष अपन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में वो मनाते हैं। तो इसका सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, सामान्य परिचय में इसके गठन का अनुच्छेद पूछते तो कौन सा है, 324(1), भाग पूछते तो कौन सा है, भाग संख्या नंबर 15। ठीक है, और अनुच्छेद 324(1) के तहत इसकी स्थापना कब की गई, तो 25 जनवरी 1950
1950 को। और भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछते तो कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अब अपन आयोग की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें तो वर्तमान में एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त। कुल मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी है? 3। अब 3 सदस्य हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय। यानी इसमें एक व्यक्ति होता है इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य होता है उसको अपन कहते हैं निर्वाचन आयुक्त। कुल मिलाकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी है? 3 है। इसलिए अपन इसको अपन क्या कहते हैं? ये क्या है? एक बहुसदस्यीय निकाय है। लेकिन देखो इसकी जो आयोग की जो संरचना है उसका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) में किया गया है। और 324(2) की जो भाषा है उसको आप थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। तो 324(2) के अंदर ये लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। यानी एक पद हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त। अब अन्य निर्वाचन आयुक्तों की संख्या कितनी होगी? इसका उल्लेख अनुच्छेद 324(2) के अंदर नहीं किया गया और लिखा गया है जितने राष्ट्रपति चाहे। यानी अन्य निर्वाचन आयोग बनेगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा है वो की जाएगी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों की कितनी संख्या होगी? यानी 1, 2, 3 ये निर्धारित करने का जो अधिकार है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति को है वो दिया गया है। राष्ट्रपति चाहे एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो 2 व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो 2 से अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त है वो कर सकता है। अगर अपन भारत के राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें उसका गठन अपन ने पढ़ा कब किया गया? तो 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने सुकुमार सेन को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। लेकिन उस समय उन्होंने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की। भारत में पहली बार अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कब की गई? तो 16 अक्टूबर 1989 को। यानी 1950 से लेकर 1989 तक भारत के निर्वाचन आयोग ने एक सदस्यीय आयोग के रूप में काम किया। एक महत्वपूर्ण चीज है कि 1989 तक इसने एक सदस्यीय आयोग के रूप में काम किया और पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को भारत के राष्ट्रपति ने 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की और ये एक सदस्यीय निकाय से बन गया बहुसदस्यीय निकाय। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा 2 जो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए गए थे उनका कार्यकाल जनवरी 1990 में पूर्ण हो गया और 90 के बाद 1993 तक फिर भारत के राष्ट्रपति ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की। और फिर 1 अक्टूबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति ने पुनः 2 अतिरिक्त आयुक्त है वो नियुक्त किए। तब से भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य है वो कर रहा है। और 93 के बाद नियमित रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। अगर पूछते हैं कि विधिवत रूप से भारत के चुनाव आयोग ने एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 अक्टूबर 1993 को। लेकिन पूछते हैं कि पहली बार भारत के राष्ट्रपति ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कब की, तो 16 अक्टूबर 1989 को की। ये दोनों ही तथ्य आपको ध्यान में है वो
रखना है। और वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान में एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो क्या है अन्य निर्वाचन आयुक्त है। तो लगभग 40 वर्षों तक भारत के निर्वाचन आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया और उसके बाद 2 साल के लिए इसको बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया, फिर 3 साल इसने एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम किया और बाद में 1 अक्टूबर 1993 से ये आयोग नियमित रूप से बहुसदस्यीय निकाय के रूप में है वो कार्य कर रहा है। ये जो आपको तथ्य दिए गए, इन तथ्यों से संबंधित पिछली जो भी परीक्षाएं हुई है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो आयोग की संरचना वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। संरचना की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है 324(2). 324(2) में एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का उल्लेख है वो किया गया है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो संख्या है उसको निर्धारित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को है वो दिया गया है। शुरू के 40 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति ने केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की और पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। फिर 1990 में उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया। फिर 1 अक्टूबर 1993 में भारत के राष्ट्रपति ने पुनः 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की। उसके बाद राष्ट्रीय जो निर्वाचन आयोग है वो एक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य है वो कर रहा है। वर्तमान में अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी है? 3 है। लेकिन अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो इस संख्या का वो बढ़ा सकता है, इन 3 की जगह 4 या 5 भी है वो कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 324(2) की जो भाषा है वो कह रही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति चाहे तो 2 भी कर सकता है और राष्ट्रपति चाहे तो 2 से अधिक की भी नियुक्ति है वो कर सकता है। ये अधिकार किसका है? ये भारत के राष्ट्रपति का है। अब अपन पढ़ेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। वैसे भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 324(2) जैसे अभी अपन ने पढ़ा, अनुच्छेद 324(2) और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को विस्तृत रूप से स्पष्ट करने के लिए भारत की संसद ने कानून बनाया और उस कानून का नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यविधि अधिनियम 2023 है। इस अधिनियम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको विस्तृत रूप से स्पष्ट है वो किया गया है। तो कहने का मतलब है 324(2) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन उनकी नियुक्ति करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत भारत का राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करता है। अब अपन पढ़ेंगे ये जो कानून है, ये जो अधिनियम, इसके अंदर क्या प्रक्रिया है वो दी गई है। सबसे पहले अपन इनकी योग्यता पर विचार विमर्श कर लेते हैं। तो ये जो कानून है, जो अधिनियम है, इसके अंदर योग्यता लिखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार में सचिव के पद के समकक्ष पद धारण कर चुका, ये पहली योग्यता है। यानी सचिव रैंक का अधिकारी होना चाहिए। वो सचिव भी हो सकता है या सचिव के समकक्ष स्तर का अधिकारी भी हो सकता है। ये पहली योग्यता है। यानी भारतीय प्रशासनिक जो सेवा होती है उस भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा
मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। तो इसके अंदर शब्द क्या लिखा गया है कि वो सचिव भी हो सकता है, यानी सचिव का पद भी हो सकता है, और सचिव के समकक्ष पद भी है वो हो सकता है। इसके अलावा वो क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, और उसके पास चुनावों के प्रबंधन का, संचालन का और प्रशासन का उत्कृष्ट ज्ञान और अनुभव है वो होना चाहिए। ये योग्यताएं इस अधिनियम के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए निर्धारित की गई है। आप देखो इसमें प्रक्रिया क्या होती है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक खोज समिति का गठन किया जाता है, और खोज समिति क्या करती है, मुख्य चुनाव या अन्य चुनाव जो भी नियुक्त करने हैं उनके लिए योग्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी तलाश करती है, और वो योग्य 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करती है। लेकिन यह सवाल ये बनता है कि भाई खोज समिति में कौन होता है। जो खोज समिति होती है उसमें भारत का जो कानून जो मंत्री होता है वो होता है। इसके अलावा सचिव स्तर के 2 आईएएस होते हैं, यानी सचिव आईएएस भी हो सकते हैं, अन्य सेवा के अधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन वो सचिव स्तर के होने चाहिए। उन तीनों को मिलाकर वो खोज समिति बनती है। तो खोज समिति का मुखिया कौन हो गया, कानून मंत्री हो गया। इसके अलावा 2 सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, उन तीनों को मिलाकर ये कमेटी बनती है, और फिर ये कमेटी क्या करती है, 5 योग्य व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करती है। और उसके बाद खोज जो समिति होती है, ये अपन ने पढ़ लिया खोज समिति में कौन कौन हो गए, उसमें कुल मेंबर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। भारत का कानून एवं न्याय मंत्री इसका क्या होता है, मुखिया होता है। इसके अलावा भारत सरकार में सचिव स्तर की क्या होते हैं, 2 अधिकारी होते हैं। और ये खोज समिति क्या करती है, चयन समिति के विचार हेतु योग्य उम्मीदवारों के 5 नामों को क्या करती है, पैनल तैयार करती है। और उसके बाद जो अगला चरण होता है वो होता है चयन समिति। चयन जो समिति होती है उसमें भी 3 सदस्य होते हैं, ठीक है। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो चयन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का जो नेता होता है वो इसका क्या होता है, सदस्य होता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी उसका क्या होता है, सदस्य होता है। तो चयन समिति में कुल सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो कितनी होती है, 3 होती है। भारत का प्रधानमंत्री चयन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो उसका क्या होता है, सदस्य होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया गया एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य के रूप में है वो कार्य करता है। तो खोज समिति के द्वारा योग्य उम्मीदवारों का जो पैनल बनाया जाता है, या 5 जो योग्य उम्मीदवारों का जो चयन किया जाता है, जो नाम फाइनल किए जाते हैं वो नाम चयन समिति के द्वारा खोज समिति के द्वारा किसको दिए जाते हैं, चयन समिति को दिए जाते हैं। फिर चयन समिति उन 5 में से एक व्यक्ति का क्या करती है, चयन करती है। और चयन करने के बाद वो उसकी सूचना किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया। एक तो क्या है, चयन समिति है, और एक क्या है, खोज समिति है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। खोज समिति का अगर मुखिया पूछते तो कौन होता है, कानून मंत्री होता है। इसके अलावा खोज समिति में सदस्य कितने होते हैं, तो 2 सदस्य होते हैं, और वो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। खोज समिति क्या होती है, जो भी योग्य उम्मीदवार है उनका एक क्या बनाती है, पैनल बनाती है। पैनल बनाकर उस पैनल में जो भी नाम है उसकी सूचना वो किसको देते हैं, चयन समिति को देते हैं। चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है या एक कैबिनेट जो मंत्री होता है वो उसका क्या होता है, सदस्य होता है। खोज समिति के द्वारा जो नामों का जो चयन किया जाता है, नामों की जो सूची बनाई जाती है, उसमें से
योग्य उम्मीदवारों का अंतिम चयन किसके द्वारा किया जाता है? चयन समिति के द्वारा किया जाता है। फिर जो चयन समिति है वो अपना सुझाव किसको भेजती है? राष्ट्रपति को भेजती है, और फिर राष्ट्रपति उसको या तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्ति है वो प्रदान करता है। लेकिन इसमें देखो, चयन समिति अपना जो निर्णय है वो बहुमत से लेती है। एक महत्वपूर्ण चीज, बहुमत का मतलब है 3 में से 2। यह एक समझने लायक चीज है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। इसके अलावा इसके सदस्य कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। और इन कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो ये आदमी भी किसका हो गया? प्रधानमंत्री का। तो कहने का मतलब ये, प्रधानमंत्री जिस भी व्यक्ति को चाहेंगे वही व्यक्ति भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त बनेगा। लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी असहमति है वो व्यक्त कर सकता है, इसके अलावा उसके पास कोई अधिकार नहीं है। चयन समिति के द्वारा जिस भी व्यक्ति का नाम फाइनल किया जाता है वो किसको भेजा जाता है? राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति उसको है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हाल में संसद ने जो कानून बनाया उसके द्वारा तय किया गया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले खोज समिति होगी, खोज के बाद चयन समिति होगी, और चयन के बाद हो गए राष्ट्रपति। खोज समिति का अगर अध्यक्ष पूछते हैं तो कौन होता है? कानून मंत्री होता है। चयन समिति का पूछते हैं तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। खोज समिति में कितने सदस्य होते हैं? 3। और चयन समिति में पूछते हैं तो भी कितने होते हैं? 3। फिर नेक्स्ट है पुनर्नियुक्ति का निषेध। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त या एक बार निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति को एक बार अगर भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है उसको दोबारा नियुक्त वो नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को एक बार निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है उसको दोबारा निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर निर्वाचन आयुक्त है तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो नियमों के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, परंतु चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो चुनाव आयुक्त है वो चुनाव आयुक्त का काम करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वो दोबारा चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया तो वो दोबारा काम है वो नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट, अब अगर अपन इसके कार्यकाल की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उसमें 2 कंडीशन है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मान लो 6 वर्ष पहले पूर्ण हो जाते हैं तो वो सेवानिवृत्त हो जाता है, और 6 वर्ष पूर्ण नहीं होते और 65 हो जाते हैं तो 65 का होते ही वो सेवानिवृत्त है वो हो जाता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल भी 6 या 65 है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनका भी जो कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। यानी 2023 में भारत की संसद ने जो नया कानून बनाया है, जो नया अधिनियम बनाया, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त उन दोनों का जो कार्यकाल है वो समान रखा है, और वो कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब अगर अपन इनकी वेतन और सेवा शर्त की बात करें तो अधिनियम 2023 के तहत निर्वाचन आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है वो निर्धारित की गई है।
और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को प्रति माह 2.5 लाख रुपए है वो मिलते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको प्रति माह 2,80,000 रुपए का वेतन है वो मिलता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो वेतन है वो कितना है? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख क्यों है? क्योंकि इस अधिनियम में क्या लिखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इनको वेतन दिया जाएगा, न कि मुख्य न्यायाधीश के समान। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है? 2.5 लाख। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का अगर वेतन पूछते तो भी कितना होगा? 2.5 लाख होगा। फिर है त्याग पत्र। मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना हस्तलिखित त्याग पत्र है वो दे सकते हैं। सामान्य नियम यही होता है, जिस व्यक्ति द्वारा नियुक्ति हो जाती की जाती उसी व्यक्ति को त्याग पत्र दिया जाता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। फिर अगर अपन शपथ की बात करें तो भारत का जो संविधान है या 2023 के अंदर जो कानून बना, जो अधिनियम बना, इसमें शपथ का उल्लेख है वो नहीं किया गया है। इसका मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त शपथ है वो ग्रहण नहीं करते हैं, वो सीधे ही अपने पद का जो कार्यभार है उसको ग्रहण है वो करते हैं। इसमें कार्यकाल हो गया, ठीक है, सेवा शर्तें और वेतन हो गया, त्याग पत्र हो गया, शपथ हो गया। कार्यकाल पूछते हैं तो कितना है? 6 या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वेतन पूछते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उनको वेतन दिया जाता है। त्याग पत्र पूछते थे, अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ का पूछते हैं तो शपथ का कोई प्रावधान है वो नहीं है। अब अपन हटाने की प्रक्रिया अगर बात करें, पद मुक्ति, तो इसमें 2 अलग अलग प्रावधान। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसको हटाने की प्रक्रिया अलग है, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने की प्रक्रिया अलग है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया। यानी मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने से संबंधित अगर अनुच्छेद पूछते तो कौन सा है? 324(5). अब 324(5) में क्या लिखा गया है? जिस प्रक्रिया से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कदाचार या असमर्थता के आधार पर भारत की संसद के समावेदन पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। तो कहने का मतलब है इनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? महाभियोग है। महाभियोग का मतलब है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए सबसे पहले एक जो प्रस्ताव है वो भारत की संसद में लाया जाता है। फिर संसद अगर उस प्रस्ताव को अपने विशेष बहुमत से अगर पारित कर देती है उसके बाद भारत का जो राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से है वो हटा सकता है। लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। यानी अन्य जो निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है वो नहीं किया गया। उसमें इतना लिखा गया है कि अगर भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति को अगर लिखित रूप में सलाह दे देता है तो भारत का राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से है वो हटा सकता है। तो कहने का मतलब है संसद में प्रस्ताव लाकर केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ही उससे पद से हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। अब अगर अपन निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो आयोग के सभी निर्णय सर्वसहमति से लिए जाते हैं, और अगर सर्वसहमति नहीं है तो फिर कैसे लिए जाते हैं? बहुमत से लिए जाते। तो दोनों शब्द ध्यान रखना। पहला शब्द क्या है? सर्वसहमति। सर्वसहमति का मतलब है तीनों। आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है,
और उसमें 3 सदस्य हो तो तीनों सहमत होते हैं, उसको अपन कहते हैं सर्वसहमति। अगर सर्वसहमति नहीं बढ़ती है तो फिर निर्णय कैसे लिया जाएगा? बहुमत से लिया जाएगा, यानी 2 व्यक्ति अगर पक्ष में पास हो जाएगा और विपक्ष में तो वो क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 324(5) में। और 324(5) में क्या लिखा गया है कि जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन पढ़ेंगे चुनाव आयोग के कार्य। ये भी एक महत्वपूर्ण है, यानी इलेक्शन कमीशन के जो कार्य है इसको भी आपको गहराई से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि इसके कार्यों के संबंध में भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे इसका प्रमुख कार्य क्या है? चुनाव। अभी किसकी किसके चुनाव करवाता है? तो एक किसके कराता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, संसद के और विधानमंडल के। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग, उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन आयोग, संसद का मतलब है लोकसभा के और राज्यसभा के चुनाव भी निर्वाचन आयोग करवाता है। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद के जो चुनाव है वो भी कौन कराता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन अपने स्थानीय निकायों के जो चुनाव होते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये अपन पहले भी समझ चुके हैं कि भारत में चुनाव करने वाली 2 संस्थाएं, एक निर्वाचन आयोग है और एक राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग केवल अपने स्थानीय निकायों के जो चुनाव है वो करवाता है, और जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडल से संबंधित जो चुनाव होते हैं वो करवाने का काम है वो करता है। फिर दूसरा इसका कार्य क्या है? दलों को मान्यता देना और दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। यानी कोई दल है उसको मान्यता देना है, यानी राज्य स्तरीय दल है, राष्ट्रीय दल है, तो ये सब कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। केवल मान्यता ही प्रदान नहीं करता है, उसके साथ साथ उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग है वो करता है। इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों का विखंडन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो उनके विखंडन और विभाजन से जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का समाधान भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी निर्वाचन आयोग केवल चुनाव ही नहीं करवाता है बल्कि वो राजनीतिक दलों से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका समाधान भी है वो करता है। इसकी जो प्रकृति है वो अर्ध न्यायिक। कैसी है? अर्ध न्यायिक, यानी केवल चुनाव नहीं कराता, चुनाव एक प्रकार का प्रशासनिक काम है। अर्ध न्यायिक का मतलब ये कुछ प्रकार के विवाद होते हैं, उन विवादों का भी समाधान कौन करता है? इलेक्शन कमीशन करता है। तो सबसे पहला इसका काम क्या? चुनाव करवाना। दूसरा आपने क्या लिखा? दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह क्या करना? आवंटित करना। इसके अलावा दलों का अगर विभाजन हो जाता है और विभाजन को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है उसका भी समाधान कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा आदर्श जो आचार संहिता होती है उस आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना ये भी किसका है? निर्वाचन आयोग का काम है। और कोई भी राजनीतिक दल अगर आदर्श चुनाव जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस दल के विरुद्ध चुनाव आयोग कार्यवाही भी है वो कर सकता है। इसके अलावा सलाहकारी क्षेत्राधिकार, इसमें पहला है कि संसद और विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के समाधान में भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करेगा। अगर संसद के सदस्यों की योग्यता को लेकर विवाद है
इसमें चुनाव आयोग से सलाह कौन लेगा? राष्ट्रपति। अगर विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता को लेकर विवाद है तो राज्यपाल किससे सलाह लेगा? चुनाव आयोग से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग के द्वारा संसद और विधानमंडल सदस्यों की योग्यता को लेकर जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो सुझाव दिया जाता है, उस सुझाव के अनुरूप ही राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्रवाई करते हैं। यानी योग्यता से संबंधित मामलों में चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल कानूनी कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक रूप से क्या है? बाध्य। ठीक है, बाध्य का मतलब है योग्यता को लेकर अगर कोई विवाद, अगर चुनाव आयोग जो सलाह देगा, मान लो किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर देता है, तो उसके अनुसार फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल कार्रवाई करेंगे। दूसरा है, चुनाव में भ्रष्टाचार में पाए गए दोषियों से संबंधित जो भी मामले होते हैं, अगर वो मामले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अगर उनसे संबंधित कोई वाद अगर दायर किया जाता है, उसके संबंध में भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय चुनाव आयोग से परामर्श करता है। थोड़ा आप इस चीज को समझें कि योग्यता से संबंधित अगर मामला है तो फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करते हैं। लेकिन चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है और वो मामला अगर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अगर चला गया है, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उस मामले के संबंध में चुनाव आयोग से विचार विमर्श है वो करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद वो उसके संबंध में निर्णय है वो करते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग को उस उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है जिसने कानून द्वारा निर्धारित समय और तरीके से अपने चुनाव खर्चों का हिसाब प्रस्तुत है वो नहीं किया है। अपने जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं या विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं, उसमें जो प्रत्याशी होते हैं, उन प्रत्याशियों के द्वारा जो खर्च किया जाता है उसकी सीमा निश्चित की गई, और कोई भी सदस्य उस सीमा से अगर अधिक खर्च करता है और अपने चुनावी खर्च का अगर हिसाब नहीं दे पाता है, इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है वो उस उम्मीदवार को अयोग्य भी घोषित है वो कर सकता है। तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार में उसके कार्य कितने हो गए? 3। सबसे पहला हो गया, किसी भी संसद या विधानमंडल के सदस्य की योग्यता से संबंधित कोई मामला है, उसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल है वो निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उनसे परामर्श लेता है, और चुनाव खर्च से संबंधित मामला है, इसमें निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास है। कोई अगर सदस्य अगर हिसाब नहीं दे पाता है तो उसको अयोग्य कर दिया जाता है। फिर एक और मैंने शब्द लिखा है, न्यायिक समीक्षा। इसमें अपने 3 पॉइंट लिखे, इनको अपन एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार चुनाव से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत उस चुनाव की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मान लो प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है, और विवाद वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उस विवाद को समाधान करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 329 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया। यानी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और कोई अगर विवाद उत्पन्न होता है तो उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी प्रक्रिया के दौरान अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक बार निर्वाचन की प्रक्रिया अगर समाप्त हो जाती है तो समाप्त होने के बाद अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है,
उस विवाद का समाधान उस विवाद का समाधान निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। उस विवाद का समाधान फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय करेगा। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, किसी प्रकार का विवाद है, तो उसका समाधान कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। यानी प्रक्रिया चल रही है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये क्लियर बात। लेकिन मान लो प्रक्रिया पूर्ण हो गई, पूर्ण होने के बाद फिर निर्वाचन आयोग है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विवाद का समाधान या तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा या उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित अगर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। लेकिन मान लो संसद या विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित कोई अगर विवाद है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा सकती है और उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी उसकी अपील है वो की जा सकती है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप पुनः एक बार पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें, और तो आगे जो भी परीक्षा है उसमें इसमें एक सवाल है वो पूछने की संभावना है। तो इसमें पहली चीज क्या है, संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों को चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनौती है वो दी जा सकती है। पहली बात होगी, यानी चुनाव समाप्त हो गए, अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है तो आप कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 329 के अनुसार एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायपालिका चुनाव संचालन से संबंधित याचिकाओं पर विचार करके हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकता। प्रक्रिया शुरू हो गई है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रक्रिया चल रही है और कोई विवाद है तो फिर उसका निर्णय कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। तीसरा है, एक बार चुनाव पूर्ण हो जाने और परिणाम घोषित हो जाने के बाद आयोग स्वयं किसी भी परिणाम की समीक्षा है वो नहीं कर सकता है, और इसकी समीक्षा केवल चुनाव याचिका के माध्यम से है वो की जा सकती है, जिसे संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर है वो किया जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है तो ऐसी याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के अंदर दायर करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होते हैं ना, उनको सुनने का केवल एकमात्र अधिकार है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत है वो दिया गया है। अब अपन भारत के जो प्रमुख अनुच्छेद है पढ़ लेते हैं। पहले भी मैंने बताया है, निर्वाचन आयोग से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में 1 से लेकर 6 तक है वो किया गया है। इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से भी एक सवाल है वो बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 324 में एक क्या है, आयोग की स्थापना या उसकी शक्ति या उसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख है वो किया गया है। फिर अनुच्छेद 324(2), इसमें आयोग की जो संरचना है उसका उल्लेख है वो किया गया है। इसके अलावा आयोग मुख्य निर्वाचन आयोग या उनकी जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका भी उल्लेख अनुच्छेद 324(2) में किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 324(3) में आयोग के अध्यक्ष यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में है वो कार्य करेंगे। इस बात का उल्लेख इसके अंदर किया गया है 324(3). इसके अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना, अनुच्छेद 324(4), इसमें प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार से प्रादेशिक जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी भी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(4) के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी ध्यान रखना, ये भी अच्छा सवाल है। चुनाव संचालन में सहायता के लिए राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी है वो कर सकता है। तो प्रादेशिक आयुक्तों को उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 324(4) के अंदर है। और नियुक्ति पूछते तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 पास है, इसमें सेवा शर्तें और पद मुक्ति का उल्लेख है वो किया गया है। तो ये आपने पहले पढ़ लिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 पांच के तहत जिस प्रक्रिया से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 6 इसमें लिखा गया है कर्मचारी उपलब्ध करवाना। राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के अनुरोध पर आवश्यक कर्मचारी है वो उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है उसके अपने के खुद के कर्मचारी है वो नहीं होते। भारत सरकार या राज्य सरकार में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उन कर्मचारियों की सहायता से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने चुनाव संपन्न है वो करवाता है। ठीक है। तो ये संवैधानिक प्रावधान हो गए, ये 6 के 6 अनुच्छेद एकदम आप उसको क्या कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है। फिर लास्ट में ये अपन देख लेते हैं SIR। ये अभी क्या हाल ही में थोड़ा चर्चित रहा है और वर्तमान में भारत के निर्वाचन के आयोग के द्वारा SIR की जो प्रक्रिया की गई है उसको लेकर काफी विवाद भी है वो हुआ है। तो इंग्लिश में इसका पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब अपन पढ़ेंगे भाई ये SIR क्या होती है। तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो समय समय पर अपनी जो निर्वाचक जो नामावली है उसको अपडेट करता है। अपडेट करने का मतलब है नए नाम जोड़े जा सकते हैं और किसी कारणवश जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई या कोई व्यक्ति एक क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया तो वो चुनाव से नाम हटा भी सकते हैं। SIR की जो प्रक्रिया होती है इसके माध्यम से भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचक जो नामावली होती है उसको क्या करता है, अपडेट करता है। अपडेट में वो कुछ नए नाम जोड़ता भी है और जो कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको उससे हटाता भी है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो ये होगा नए मतदाताओं के क्या है नामों को जोड़ना, नाम हटाना या क्या करना संशोधन करना, ये सब किसमें है, इसके अंदर दिया गया है। ठीक है। अब थोड़ा अपनी लास्ट में देख लेते हैं आयोग के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। ठीक है। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछते तो कौन थे, सुकुमार सेन थे और उन्होंने 1950 से लेकर 1958 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछते तो कौन थे, सुकुमार सेन। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछते तो भी किसका था, सुकुमार सेन का। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूछते तो किसका था, सुकुमार सेन का। प्रथम चुनाव आयुक्त पूछते तो कौन थे, सुकुमार सेन। और सबसे लंबा कार्यकाल पूछते तो किसका था, सुकुमार सेन का। इसके अलावा एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछते तो कौन है, श्रीमती VS रमा देवी। VS रमा देवी ने 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम किया। अब तक केवल एक महिला को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और उनका नाम पुष्पित किया है श्रीमती VS रमा देवी। ठीक है। इसके अलावा आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल पूछते तो भी किसका है, VS रमा देवी का। वर्तमान की अगर अपन बात करें तो क्या उन्हें ज्ञानेश कुमार है, इन्होंने 19 फरवरी 2025 से ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन पूछते तो कौन है, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। तो ये आपका टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं, जो भी आपके सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम होने वाला है या फिर RS का एग्जाम होने वाला है या इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का जो भी एग्जाम होने वाला है उसकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।